हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डीडर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की जो यह क्लास है आपके सामने है। हम यहाँ पे हिंदी का पेपर देखेंगे। ठीक है, हमारा यह पेपर छठा पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आप शालिनी डीडर क्लास के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। यह पेपर हमारा 25 नंबर का पेपर है। 1 घंटे का समय है। जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार नए आए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, या तो आप चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट जरूर करते जाइएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें तालव्य व्यंजन कौन सा है? जिसको उच्चारण स्थान के बारे में अच्छे से पता होगा उसका राइट आंसर सभी लोग देंगे, किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हिंदी पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। आज बारी है टेस्ट की कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? चा चा जा झा इया, यरा ला वा, आ ई उ ली और नन। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तालव्य व्यंजन किसको कहते हैं? तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर आपके सामने है चा चा जा झा इया। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु। चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? आप स्वर जानते हैं, ए और ए दो होता है। ठीक है, ए से ऐनक, ए से एड़ी। ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो ए स्वर नहीं है? वैदिक है, पैतृक है, अनेक है, नन। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो शब्द है इसमें ए स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है और बाकी में दोनों में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी, साधु, साध्वी, साधुनी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। राइट आंसर आपके सामने है फर्स्ट, क्या है? साध्वी। ठीक है, आपको शुद्ध अशुद्ध भी आता है, ध्यान रखिएगा। टेट सुपर टेट में बहुत आता है। नेक्स्ट आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, आलस्य शब्द का विशेषण है। एक शब्द है क्या? आलस्य। ठीक है, अब आपसे इस शब्द का विशेषण पूछ रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आलसी, दूसरा ऑप्शन है आलस, तीसरा ऑप्शन है आलसीपन और चौथा ऑप्शन है आलसी। ये 2 ऑप्शन सेम हो गया है, कोई बात नहीं। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण शब्द है। आलस्य शब्द का विशेषण है, आपको बताना है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, राइट आंसर पहला और फोर्थ होगा। ये दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, आलस का विशेषण आलसी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे है, मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है, टा है, चा है, छा है, जा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा। ठीक है, ऐसे आपको याद करना होगा, तब आप अच्छे से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। संप्रदान की विभक्ति होती है। आपने कारक पढ़ा है, हिंदी में भी कारक है और संस्कृत में भी कारक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि संप्रदान की विभक्ति होती है। क्या होती है? के लिए, को, ने, पर। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो राइट आंसर आपके सामने है यहाँ पे के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो के लिए इसकी विभक्ति किसकी? संप्रदान कारक की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बाल का स्त्रीलिंग होगा। बाल एक शब्द आपको दिया है, बाल एक शब्द आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। बालिका होगा, बाली होगा, बाला होगा, नन। आप सभी को बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा। क्या होगा? बाला होगा। बाल क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? बाला है। ये कैसे आप समझेंगे? क्योंकि बड़े आ की मात्रा को लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है बहुत सारे शब्दों में। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगाई जा रही है, बालिका नहीं होगा, बाल का बाला होगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुम्हार का तत्सम है। कुम्हार जो वो मट्टी के बर्तन बनाते हैं वो लोग। कुम्हार का तत्सम शब्द है। कुम्हार का तत्सम शब्द है।
क्या है? कुम्हार है, कुमार है, कुम्हारे है, कुंभकार है। फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? कुम्हार का तत्सम शब्द यानी कि ये कुम्हार जो आपको दिया हुआ है ये तद्भव शब्द है और आपसे इसका तत्सम शब्द पूछ रहा है तो क्या होगा? कुम्हार का तत्सम शब्द कुम्हार होगा। दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। अत्याचार में उपसर्ग है। 9वां क्वेश्चन है कि अत्याचार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लगा कर इसको बनाया गया? आ को, अति को, आप को, नन को। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट सभी लोग बताइए कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको तो पढ़ते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट ये है जो तत्सम, तद्भव और तत्सम होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस बार भी टेट के पेपर में एक प्रश्न इससे भी आया था तत्सम। हर बार टेट सुपर टेट के पेपर में उपसर्ग से, तद्भव तत्सम से पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है अत्याचार में उपसर्ग है तो इसका राइट आंसर है अति। क्या है? अति उपसर्ग लगाकर इसको बनाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अत्र का विलोम शब्द, 10वां क्वेश्चन है अत्र का विलोम शब्द। अब अत्र का विलोम शब्द क्या होगा? अत्र का तत्र होगा, इति होगा, यत्र होगा कि कुछ नहीं? तो अत्र का क्या होगा? अत्र का विलोम क्या होगा? आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अत्र का तत्र होता है, अत्र का विलोम तत्र होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारती की पर्यायवाची है, भारती की पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन है वीणा वादिनी, लक्ष्मी, कमला और पद्मा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि भारती किसकी पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वीणा वादिनी यानी कि हमारी सरस्वती माता। हम उनको भारती के नाम से, पद्मा के नाम से, विद्या की देवी, सरस्वती के नाम से हम उनको जानते हैं। ये उनके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा? जो विष्णु भगवान हैं उनका पर्यायवाची यानी कि उनका दूसरा और नाम क्या है? लक्ष्मीपति, शंकर, सर्व की कुछ नहीं? तो फटाफट बताइए, राइट आंसर आपके सामने है लक्ष्मीपति। विष्णु को हम लक्ष्मीपति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग का पर्यायवाची है देवलोक, शासक, नरेश, इंद्रलोक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में? 13वें का राइट आंसर आपके सामने है देवलोक। स्वर्ग को हम देवलोक भी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन की बारी है। अब वरुण का पर्यायवाची क्या होगा? वरुण का पर्यायवाची क्या होगा? पानी होगा, दिनकर होगा, दिवाकर होगा कि भास्कर होगा? वरुण का पर्यायवाची क्या होगा? आप सभी को बताना है वरुण का पर्यायवाची क्या होगा। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे है पानी। ठीक है, दिनकर, दिवाकर और ये भास्कर, आप सभी को बताना है कि ये तीनों पर्यायवाची किसकी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके क्या में आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के बेस पे। तो बताइए, जिसका उपचार नहीं हो सके उसको असाध्य कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, अंताक्षरी कहते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15 का क्या होगा? राइट आंसर आप सभी के सामने है असाध्य। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसको हम असाध्य कहते हैं, नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 16th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? संध्या यानी कि सांझ भी कह सकते हैं, सांझ हो गई, शाम हो गई। तो शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसको आप क्या कहते हैं? गोधील कहते हैं, शाम कहते हैं, छाया कहते हैं या रात कहते हैं? फटाफट कमेंट करते हुए आप सभी बताइए कि संध्या और रात के बीच का समय जो होता है उसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपके सामने है गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? यहाँ पे स्थिति वाले सा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। 3 सा होते हैं, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है जीव, तीसरा ऑप्शन है दंत, चौथा है दंतोष्ठ। तो सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए। जिसने उच्चारण स्थान को अच्छे से पढ़ा है वही इस चीज़ को बढ़िया कर ले जाएगा। तो आप सभी का कमेंट मुझे चाहिए कि सा का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तालु। कैसे आप जानेंगे इसको? ईचू यशा नाम तालु। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शा आता है ये तालु से उच्चारित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है कि कौन सी वर्तनी इसमें अशुद्ध है। 4 ऑप्शन में अभ्युदय, अत्युत्तम, अन्वेषण या अत्याधिक। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है?
आप सभी के सामने राइट आंसर है अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है अत्याधिक। ये होता है अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी 3 शब्द आपके सही हैं, शुद्ध हैं। 19th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज्ञा वर्ण कैसे बनता है। जो ज्ञा वर्ण है, अब आप मुझे बताइए ये ज्ञा वर्ण क्या है। जो यहाँ पे ज्ञा वर्ण है ये कैसे बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है आधा जा और इया से, दूसरा ऑप्शन है जा और इया से, तीसरा ऑप्शन है जा और या से, चौथा कुछ नहीं। आप बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे 19 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आप सभी के लिए बता दूँ, राइट आंसर यहाँ पे आधा जा और इया वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाषा शिक्षण के अंदर का सुलेख से तात्पर्य है। जो भाषा शिक्षण के अंदर सुलेख का, अनुलेख का, श्रुतलेख का एक टॉपिक है आपके कैम दिया गया है, उससे क्या मतलब है। यहाँ पर सुंदर लेखन से है, देख कर लिखना, सुन कर लिखना या सुलेख शब्द लिखना। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट करते हुए आप सभी बताइए कि सुलेख से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर आप सभी के सामने है 20वें का पहला ऑप्शन करेक्ट है, सुंदर लेखन से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहा 21वां प्रश्न आपके सामने, या वर्ण है। या एक कैसा वर्ण है। द्विगुण व्यंजन है, अयोगवा है, संयुक्त है या अंतस्थ व्यंजन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि या वर्ण क्या है। अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म है कि संयुक्त। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, अंतस्थ व्यंजन। या र ला वा ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नूतन का विलोम क्या होगा। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन, नवीन, प्राचीन या पुराना। आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि नूतन का विलोम शब्द क्या होगा। नूतन का विलोम शब्द पुरातन होगा। क्या होगा, पुरातन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रह गया, फिर मैं जूम कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे है तिमिर के पर्यायवाची शब्द। तिमिर एक शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होता है। तालाब, सरसी, तगाड़, पद्माकर, चपला, चंचला, बिजली, तरडित, अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत, सुरभोग, पीयूष, सुधा, अमृत। आपको यहाँ पर तिमिर शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जानकारी के लिए बता दूं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वांत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जिस हिंदी भाषा को आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वह कौन सी लिपि में लिखी जाती, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, गुरुमुखी होगा, ब्राह्मी होगा, देवनागरी होगा या सौराष्ट्री होगा। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, देवनागरी लिपि में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छात्र, शुद्ध अशुद्ध ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आपको आएगा। कौन सा इसमें आपका अशुद्ध है, बहुत है, प्रणाली है, बल्कि है, उपयोग है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। तो राइट आंसर आपके सामने है बी ऑप्शन, प्रणाली इसमें गलत है, बाकी सब सही है। 26वां प्रश्न आपके सामने है, पेंसिल शब्द। यहाँ पे जेंडर यानी कि लिंग, ठीक है, यानी कि लिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पेंसिल शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है कि कोई नहीं। फटाफट कमेंट करते हुए सभी बताइए कि पेंसिल शब्द कौन सा लिंग है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, आपको मुझे ये चीज़ बतानी है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए पेंसिल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो राइट आंसर इसको बता दो, बी ऑप्शन का करेक्ट है, पेंसिल स्त्रीलिंग है। कैसे स्त्रीलिंग है ये जानते। पेंसिल रखा है कि पेंसिल रखी है, पेंसिल रखा है कि पेंसिल रखी है। तो पेंसिल रखी है, पेंसिल रखा है नहीं होता। उसके साथ जो आप क्रिया लगाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो लगाते हैं, वो मेल खाना चाहिए। पेंसिल रखी है, पेंसिल टेबल पर रखी है, पेंसिल बॉक्स में रखी है, पेंसिल टेबल पर रखा है, ऐसा आप नहीं उच्चारित करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको पहचान करनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, चाचा जाजा है, टाठा डाडा है, ताता दादा है, पापा मामा है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तालु व्यंजन कौन से होते हैं जिनका उच्चारण हम ताल से करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, चा छा जादा, का वर्ग कंठ, चा वर्ग टालु, ता वर्ग मूर्धा, पा वर्ग दंड। ठीक है,
फिर 28 क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा। वा जो हमारा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। दंतोष्ठ होगा, मूर्धा, तालु, कंठ। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम वा का उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं, वा को कहाँ से उच्चारित करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी के सामने है, ए ऑप्शन करेक्ट है। वा को हम दंतोष्ठ से करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। शायद इस बार के टेट में ये आया था, आई एम नॉट श्योर, बट शायद आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, यह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। गिलास है, अदालत है, कि दोनों है, कि कोई नहीं। आप सभी को बताना है, मुझे कमेंट करते हुए बताइए कि कौन शब्द इसमें पुल्लिंग है, गिलास या अदालत। आप सभी के लिए बता दूं, राइट आंसर का सी ऑप्शन करेक्ट है। अदालत और गिलास दोनों शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। गिलास रखा है ना कि गिलास रखी है। अदालत चलना है ना कि अदालत चलनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे 30वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या जानते हैं। दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। किससे आप पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हैं। क्या इसमें राइट आंसर होगा। तो आप सभी के सामने सी ऑप्शन करेक्ट है, ओष्ठ, पा वर्ग ओष्ठ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 31वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होगा। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होगा। दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, कि कंठ होगा। आप सभी के लिए बता दूं, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए आप सब। राइट आंसर यहाँ पे है ता वर्ग दंत। ता वर्ग, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, ता वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी गलती किसी की नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं। आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी बाहर से नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बेसिक सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 32वां क्वेश्चन की बारी है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। भाषा निर्माण की जो इकाइयां हैं वो पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने ये ऑप्शन है, सही अनुक्रम क्या होगा। तो राइट आंसर की जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहले ध्वनि है, फिर शब्द है, फिर पद है, फिर वाक्य, लास्ट में आप वाक्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 33वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है कि कौन सी वर्तनी किसकी शुद्ध है। सुषुप्त की, सुषुप्ति है, पहला ऑप्शन है सुसुप्ति, फिर सशप्ति है, फिर सुषुप्ति है, फिर सुषुप्ति है। यहाँ पे देखिए सा दोनों का यहाँ पे अंतर है। आप सभी को बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। फटाफट कमेंट करते हुए बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। राइट आंसर इसका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ये वर्तनी आपकी शुद्ध है, बाकी गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं। 32, 52, 40, 20। ये थोड़ा पूछा जाता है, एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदी में कितने वर्ण हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछते हैं, ध्वनियों के आधार पर भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कितने हैं, 52। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टेट सुपर टेट में भी बहुत आता है। अल्प प्राण और महाप्राण दो हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। बड़ा, छोटा, का, ग, ध और फ भ। तो यहाँ पे राइट आंसर चारों ऑप्शन में से कौन सा है। फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि अल्प प्राण कौन सा है। तो आपके लिए मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। का गा क्या है, ये अल्प प्राण है। अब आपको मुझे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं ये मुझे फुल डिटेल में कमेंट करके विद एग्जाम्पल बताना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर दिया है 36वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है, जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, वह ध्वनि कौन सी। का खा है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन यारा है, सी ऑप्शन च ज है, टाड़ा है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। का खा का उच्चारण कंठ से होता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ए ऑप्शन में आ है, बी ऑप्शन में छोटा ऊ है, सी ऑप्शन में ए है, डी ऑप्शन में ई है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, आपको बताना है कि कौन सा स्वर इसमें नहीं है।
तो राइट आंसर इसका डी है, या जो है वो स्वर नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन या स्वर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, अब बताना है कि टा वर्ग इसमें कौन सा नहीं है। फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि कौन टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, घा। ये का वर्ग का वो है, का वर्ग के अंतर्गत आता है, का ख गा घा। ठीक है, और बाकी तीनों क्या हैं? ये टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पे एक शब्द दिया है चिरायु, इसमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। है, चिर है, आयु है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में ची है, बी ऑप्शन में चिर है, सी ऑप्शन में यू है और डी ऑप्शन में आयु है। आपको उपसर्ग बताना है चिरायु में, तो बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा। तो आप सभी के लिए बता दूं, चिरायु में चिर उपसर्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 40वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन की कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है जो योजक चिन्ह को दर्शा रहा है? राइट आंसर इसका क्या होगा? विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, तो योजक चिन्ह इसमें कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये कैसा चिन्ह है? ये जो इंग्लिश में उसको डैश कहते हैं, इसको हम योजक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? कहाँ से इनका उच्चारण होता है? दंत से, कंठ से, ओष्ठ से या होठों से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, राइट आंसर का सी ऑप्शन करेक्ट है, ओष्ठ से। 42 प्रश्न आपके सामने है, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? यहाँ पे एक चीज मिसप्रिंट हो गई है और जो कोष्ठक में चिन्ह दिया था वो ये था। अब आपको बताना है कि ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह कौन सा है? विवरण है, लाघव है, योजक है कि लोप निर्देशक चिन्ह है? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए कि यह चिन्ह किसको इंगित करता है, किसको दर्शाता है। तो 42 का राइट आंसर आप सभी को बता दूं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यह क्या है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है? अल्पविराम का चिन्ह कौन सा आपको बताना है। ए है पहला ऑप्शन सा है कि दूसरा है कि तीसरा कि चौथा? कौन सा है चारों में से? अल्पविराम कौन सा है? फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि अल्पविराम क्या होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, ये जो एक कॉमा छोटा सा लगता है ये। अब अल्पविराम का प्रयोग आप कहाँ करते हैं ये आपको मुझे बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 43 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोष्टक में आपको चिन्ह दिया है, पूछ रहा है कि ये जो कोष्टक का चिन्ह है ये किसको दर्शाता है। आप इस चिन्ह को देखकर क्या समझते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह है? योजक, उद्धरण, निर्देशक, लाघव। 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपने चिन्ह देखा था ब्रैकेट में, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दो, ये है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर दिया हुआ है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आप सभी को मुझे यहाँ पे बताना है। विराम का, योजक का, अर्धविराम का कि अल्पविराम का? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो राइट आंसर इसका सेकंड है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लिखेंगे माता और फिर उसके बीच में लगाएंगे योजक चिन्ह, फिर आप लिखेंगे पिता। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, तो बीच में योजक चिन्ह लगता है, ध्यान रखिएगा। और द्वंद्व समास क्या होता है? जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 45वां प्रश्न है, शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में चेंजेस ला देता है उसको आप क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि दोनों कहते हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है? तो राइट आंसर इसका यहाँ पे उपसर्ग होता है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे 46वां क्वेश्चन आपके सामने है, शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के उपसर्गों को उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को उपसर्ग भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? संस्कृत है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है?
फटाफट बताइए, हिंदी के उपसर्गों को उपसर्ग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका यहाँ पे है तद्भव को। तद्भव को कहा, क्योंकि तद्भव शब्द जो होता है वो हिंदी का होता है, ठीक है, हिंदी का शब्द रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभिजात शब्द में मूल शब्द है। 48वां प्रश्न आपके सामने ये है कि अभिजात एक शब्द दिया है, इसमें मूल शब्द क्या है? अभी है या अभी है या अभी है या जाता है या जात है? तो इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसमें मूल शब्द क्या है? तो मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता दूँ, मूल शब्द यहाँ पे जात है। मूल का मतलब पीछे की जड़ होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे शब्द आप बताएंगे तो ये आगे का उपसर्ग हो गया, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द यानी कि इसका जात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 49 क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव है। अनिर्वचनीय, अतिशयोक्ति, अगोचर या अच्युत। आप सभी को बताना इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, काफी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। आपको ऐसे मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनिर्वचनीय, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो छूने योग्य ना हो, जिसको आप नहीं छू सकते हैं, क्या है? अछूत है, अंडज है, अटल है, अज्ञात है। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? जो छूने योग्य ना हो, तो राइट आंसर इसका है अछूत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 50 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिया। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी होती है, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है, जिसको गवर्नमेंट रिलीज करती है, अधिसूचना कहते हैं उसको, या अन्योड़ा कहते हैं, अधिकृत कहते हैं, या अधिनियम कहते हैं। वह सूचना सरकार के द्वारा, उसको हम अधिसूचना कहते हैं। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा होगी, ठीक है। 52 क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका दमन ना किया जा सके। अदम्य है, अस्पर्श है, अनुदित है, या अदम्य है। दो ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर इसका यही दोनों है, पहला और चौथा। कभी कभी चीज़ें टाइप करते समय मिसप्रिंट हो जाती हैं। जिसका दमन ना किया जा सके वह अदम्य कहलाता है। पहला और फोर्थ दोनों करेक्ट है। 53 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, जो उसकी रियल वैल्यू है उससे ज़्यादा लिया जाने वाला जो प्राइस होता है वो क्या है? अधिमूल्य है, अनामिका है, अनिवार्य है, अनिरुक्त है। तो राइट आंसर क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द का? तो 53 का राइट आंसर अधिमूल्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? पाली है, हिंदी है, संस्कृत है, राजस्थानी। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जिसको हम भारत की राजभाषा कहते हैं? तो राइट आंसर आप सभी के सामने बी ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी। 55 क्वेश्चन आपके सामने ये है, भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न है, या निर्मित है, या बना है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा कि भाषा का यह जो शब्द है संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ, किस शब्द से बना था? राइट आंसर आपके सभी के सामने है, द ऑप्शन करेक्ट है। इस शब्द से, यहाँ पर द ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 56 प्रश्न है, किन तत्वों को व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है? किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है, मतलब जो है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो अनिवार्य है, जिनके बिना ये चीज़ें पूरी नहीं है? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, या उपरोक्त सभी? तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे उपरोक्त सभी है। वर्ण की भी ज़रूरत है, शब्द की ज़रूरत है, वाक्य, इनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। हमने 56 क्वेश्चंस कर लिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। निम्न में से संयुक्त व्यंजनों कौन सा नहीं है? निम्न में से 57 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा नहीं है, आ नहीं है, त्रा नहीं है, ज्ञा नहीं है। कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। राइट आंसर इसका यहाँ पे 57 का राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक स्वर है, ना कि व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, या महाजनी में? कौन सी भाषा में यह लिपि लिखी जाती है? तो राइट आंसर 58 का क्या होगा? राइट आंसर आप 58 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर है देवनागरी लिपि में। लिपि से प्रश्न बनता है, लिपि की विशेषताएं आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। आपके सामने 59 क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम क्या है? व्याकरण है, भाषा है, शब्द है, वाक्य है। 59 में चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए ऐसा कौन सा माध्यम आप प्रकट करते हैं जिसके द्वारा आप अपने मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं? तो राइट आंसर है वह है भाषा। भाषा के जरिए ही आप अपने मन के भाव को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। 60वां प्रश्न आपके सामने यह रहा, किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है?
कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? अक्षर है, वाक्य है, वर्ण है, भाषा है। शब्द का जो निर्माण होता है उसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है वह क्या है? तो राइट आंसर इसका है अक्षर है। राइट आंसर यहाँ पर क्या है? अक्षर है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला, अनुस्वार, लिपि या भाषा क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 62 का पहला ऑप्शन सही है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्वर क्या है? जो ए स्वर है ये क्या है? दीर्घ है, योगवाह है, स्व है, मूल स्वर है। तो फटाफट कमेंट करते हुए आप सभी मुझे बताइए कि ए स्वर क्या है। तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, 63 का राइट आंसर आप सभी के सामने ए ऑप्शन करेक्ट है। ए स्वर जो है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। आगे चलते हैं। पा का उच्चारण स्थान क्या होगा? पा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ओस्ट होगा। हम ओस्ट से पा का उच्चारण करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 65 क्वेश्चन ये रहा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से खुलकर करते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। व्यंजन है, स्वर है, लिपि है, भाषा है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? जिसका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से फ्री होकर करते हैं, उनके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, तो वह होते हैं स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। राइट आंसर क्या होगा? 66 का। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 11 स्वर हैं, टोटल 11 स्वर है। और मात्राएं कितनी हैं? 10 मात्राएं हैं। ठीक है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। 67 क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, 25 हैं, 36 हैं, 40, 4 हैं। कितने हैं? तो फटाफट आपको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 67 का। तो करेक्ट आंसर आपका ब ऑप्शन करेक्ट है, 25 है। का से लेके माँ तक, कहाँ से? का से लेकर ये माँ तक होते हैं। टोटल कितने हैं? 25। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 68 क्वेश्चन ये रहा। अनुस्वार का प्रयोग हुआ किस में हुआ? आँख में, गंगा में और व दोनों में। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं ये आपको मुझे बताना है। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो आँख, गंगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर इसका सा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों में प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 69 क्वेश्चन की बारी है। अब संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर इसका क्या होगा? संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 है। वह कौन कौन सा है ये आपको मुझे बताना है। वर्ण किसे कहते हैं? 70 क्वेश्चन पे आ गए हम। अब बताइए वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजन को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वर को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को और किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आप सभी बताइए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो मैं बता दूं, राइट आंसर है किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्णों की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम या वर्णों का क्रम। वर्णमाला में जो मात्रा का प्रयोग हो रहा है उसका क्या अर्थ है? वर्ण की मात्राएं हैं सिर्फ वो, कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है, या ध्वनि का परिणाम है, या वर्णों का क्रम है। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय है, उसको हम मात्रा कहते हैं। आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने यहाँ पर टोटल 71 क्वेश्चंस को किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। मैंने एक फॉर्मेट आपको दिखा दिया, किसका कितना क्वेश्चन सही है वो आप सब मुझे बताएंगे, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर यह वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। दोबारा हम फिर मिलेंगे कल इतने ही बजे 6 PM पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।